इस बच्चे को, क्या नाम है इसका, जो भी है, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ अपने साथ ज़मान। डेरे पर बहुत से काम होते हैं, इन उसका इन कामों को सीख लेना ज़रूरी है। हाशिम के साथ मिलकर वो काम सीख जाएगा। अब खासा बड़ा भी हो गया है वो, कोई एतराज़ तो नहीं तुम्हें? हुसैन अपने अज़ली दबंग अंदाज में गोया हुए तो ज़मान ने अचंभे से उनका चेहरा देखा। वली, वो वली को क्यों ले जाना चाहते थे अपने साथ? एक वक्त था जब वो उसे इस हवेली से बाहर फेंकने का कह रहे थे, और अब उनकी हैरत बजा थी। और भाई का एहतराम भी लाजिम था, मगर वली को वो उनके हवाले नहीं कर सकते थे। हरगिज़ भी नहीं। भाजी, आप उसे क्यों ले जाना चाहते हैं अपने साथ? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। हुसैन ने ज़मान की हिचकिचाहट पर तेवरी चढ़ाई, ज़रा आगे होकर उनकी आंखों में झांका। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है उसे मेरे साथ भेजने पर? ज़मान पल भर को गड़बड़ाए। मेरा मतलब है कि वो भी स्कूल में है, और फिर आपके साथ डेरे पर गया तो उसका बहुत नुकसान होगा। रही उसके काम सीखने की बात, तो मेरा डेरा है ना, वो किस काम आएगा? मैं उसे वहाँ काम सिखा दूंगा। हुसैन के माथे के बलों में इजाफा होता जा रहा था। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ज़मान। वो बच्चा, मैंने सुना है कि खासा ज़हीन है, उसका दिमाग बहुत अच्छा है। मैं चंद दिन अपने डेरे पर रख कर उसे जांचना चाहता हूँ कि वो वाकई ऐसा है भी या नहीं। ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है, ज़रा सोचो। मगर ज़मान उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं थे। वो किसी भी सूरत ऐसे वली को उनके साथ नहीं भेज सकते थे। सब कुछ एक तरफ, मगर वो अपने भाजी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वली के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं वली से पूछकर जवाब दूंगा आपको। अगर वो राज़ी हुआ तो भले आप उसे ले जाइएगा, मुझे कोई मसला नहीं। उनकी इस शर्त पर हुसैन पेचोताप खाकर चले तो गए, मगर जाते जाते उन्हें लॉन के एक जानिब खड़ा 14 साला दुबला पतला सा वली नजर आया। उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा, मगर वो ऐसी मुस्कुराहट थी कि वली की रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी। उसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। यहाँ आओ। हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया तो वली मेकान की अंदाज में खींचा चला आया। उसकी निस्वारी आंखें खौफ ज़दा थी, सांस बहुत तेज चल रहा था। शाम में उसे ज़मान ने बुलाकर पूछा तो उसके जवाब पर चंद लम्हों के लिए गूंग रह गए। मैं जाना चाहता हूँ। मगर क्यों? ज़मान शदीद हैरान थे। बस मैं जाना चाहता हूँ सरदार बाबा। हो सकता है इस सब के बाद मेरी ज़ात में सकून आ जाए। हो सकता है इसके बाद ये सब ना हो जो 14 सालों से होता आ रहा है। उसके अंदर बहुत आस जुड़ गई थी। हुसैन के कहे गए लफ्ज़ों की बाज़ गश्त उसके जहन में अब तक ताज़ा थी। ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मगर वली अहमद बहुत मोहतात रहना, ठीक है? उन्होंने उसे तंबीह की तो उसने अपना कमज़ोर सा सर हिला, और तब से ही उस सब का आगाज़ हुआ जिसने वली की ज़ात को तोड़ कर रख दिया था अंदर तक। वो हुसैन के ड्राइवर के साथ उनके डेरे की जानिब जा रहा था। आगे बैठा ड्राइवर गोया पत्थर का था। उसके चेहरे पर किसी किस्म का उतार चढ़ाव नहीं था। स्पार्ट बेलचक चेहरा था वो। उसने पीछे झांकते शीशे में उसका चेहरा देखा और फिर झुरझुरी लेकर खिड़की के बाहर देखने लगा। उन दिनों उसकी ज़िंदगी वैसे भी अजाब में की हुई थी हवेली के बच्चों ने, तो इससे बेहतर था कि वो किसी ऐसी जगह रह लेता जहाँ उसे कोई परेशान ना करता, कोई उसको ताने और दूसरे खुराफात का निशाना ना बनाता। यही सोचकर उसे एक कोना सकून मिला था। फिर जहन हुसैन की बातों की जानिब भटका। वो कह रहे थे कि वो उसके वालिदैन को जानते हैं, और अगर उसे भी उसके वालिदैन मिल गए तो ज़िंदगी, हाँ, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोई उसको फिर गालियाँ नहीं देगा, मिट्टी में नहीं रोलेगा। हाँ, ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही होना चाहिए था। ड्राइवर ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोकी तो वो चौंका, फिर दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट से बाहर निकल आया। सामने डेरे का छोटा दरवाज़ा खुला था। ड्राइवर ने उसे अंदर चलने का इशारा किया तो उसने लड़खड़ाते कदमों को आगे बढ़ा दिया। कहीं गलती तो नहीं कर दी उसने यहाँ आकर? उसकी पेशानी पर पसीना आने लगा था और दिल आने वाले लम्हात का सोच कर ही रुका जा रहा था। उसे बहुत अजीब से खदशे आ रहे थे। क्या कहीं कुछ गलत किया था उसने गलती कर दी। दिल को जकड़ते खौफ ने उसका चेहरा सफ़ेद कर दिया था। फिर भी वो मन मन हुए कदमों को घसीटता आगे बढ़ा। जैसे ही लॉन के दरमियान पहुंचा तो ड्राइवर ने उसके हाथ पीछे से जकड़े। वो यकदम बुरी तरह चौंका। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हुसैन सरकार कहाँ है? बुलाओ उन्हें, छोड़ो मुझे। उसने मज़ाहमत की तो उसका रख चेहरे वाले ने उसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। उसका रुखसार सुर्ख हो गया। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, वापस जाना है मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे सरदार बाबा बचाएं मुझे बचाएं, ये मुझे मार देगा। वो चिल्ला रहा था, मगर डेरा रात की स्याही में खामोश था। उसकी चीखें पलट पलट कर वापस आ रही थी। ड्राइवर ने उसे कबाड़ खाने के अंदर पटका और फिर गर्दन से दबोच कर दीवार से लगाया। उसका सांस यकदम बंद हुआ।
कबाड़ खाने के अंदर अजीब सी इंसानी गोश्त और फिर खून की बू फैली थी। उसका जी मतलाया, अगर एक दफ़ा और तूने आवाज़ निकाली ना तो यहीं इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा और दोबारा किसी को तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी, समझे तुम। एक झटके से उसने उसकी गर्दन छोड़ी तो वो बुरी तरह खांसता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। हाथों को मिट्टी पर रखा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। बेयकीनी इस कदर थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हुसैन, हुसैन सरकार को बुलाओ, हाँफते हुए उसने कहा तो आगे वाले ने उसके चेहरे पर लात मारी। वो एक जानिब लुढ़का, आंखों से गरम गरम आंसू बेख्तियार फिसल रहे थे। कोई नहीं आएगा यहाँ, किसी को यहाँ का पता नहीं, तुम मरोगे और फिर यहाँ से निकलोगे, क्योंकि इस जगह से। वो उसके सामने बैठा, उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा। कोई भी आज तक जिंदा बचकर नहीं गया। इस कबाड़ खाने में इंसानी गोश्त की बू तुम्हें इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ बहुत से इंसान कत्ल हो चुके हैं। ये कमरा बहुत सी जानों को खत्म होते देख चुका है और अब तुम्हारी बारी है। वो एकदम उठा तो उसने बेख्तियार उसके पाँव को थाम लिया। खुदा के लिए मुझे लेकर जाओ यहाँ से, मुझे वापस जाना है सरदार बाबा के पास। खुदा के लिए, देखो तुम्हारी भी तो कोई औलाद होगी ना, तुम्हें उस औलाद का वास्ता मुझे निकालो यहाँ से। उसके पाँव को थामे वो ज़मीन पर लेटा रो रहा था, उससे बिलक बिलक कर दरख्वास्त कर रहा था। दफतन आगे वाले ने पाँव को झटका तो उसका हाथ दूर हुआ। फिर उसने उसके हाथ पर अपना बूट वाला हाथ रखकर दबाया। एक दिल दोस्त चीख उसके मुंह से निकली थी। उसकी उंगलियां, उसे लगा उसकी उंगलियां टूट गई हैं। उसमें रोने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही, मगर फिर भी आंसू उसके चेहरे से लुढ़क लुढ़क कर कच्ची मट्टी में जज्ब हो रहे थे। वो शख्स आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ उठाकर देखा। उसकी उंगलियां सुर्ख हो गई थीं और बहुत बुरी तरह कुचली हुई लगती थी। उसका पूरा हाथ तकलीफ की शदीद गिरफ्त में आ गया था। घुटनों के बल बैठते उसने अपना कांपता हुआ हाथ सीधा किया। दर्द इस कदर हो रहा था कि उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। अपनी आस्तीन से उसने अपनी आंखों से गिरते आंसू खुश्क किए, मगर वो भल भल बह रहे थे। यकायक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो उसने चौंक कर चेहरा उठाया। वो दरवाज़ा लॉक करके आगे बढ़ गया था। वली बेख्तियार उठकर दरवाजे की जानिब भागा। कुचला गया हाथ मुसलसल कांप रहा था। उसने दूसरे हाथ से ही ज़ियानी अंदाज में लॉक घुमाया, मगर वो मुकफ्फिल था। खोलो दरवाज़ा, खोलो, मुझे बाहर निकालो। उसके जिस्म में खौफ की एक शदीद लहर उतरी थी। पल भर में उसका वजूद पसीने में नहा गया। पीछे तारीख कबाड़ खाना वैसे ही अजीब सी बू के हिसार में था। उसने खौफ से पलटकर पीछे देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। साथ साथ वो चिल्ला भी रहा था, मुझे डर लग रहा है, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। आंसू खुश्क हो चुके थे। अब वो सिर्फ एक जमा देने वाला खौफ था जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। कांपता हुआ हाथ दर्द की शिद्दत से गोया फटने लगा था। दरवाज़ा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा सब इसमें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, दरवाज़ा खोलो। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। आंसू फिर से बह रहे थे, अब उसी रवानी से। खोलो दरवाज़ा, कोई निकालो मुझे यहाँ से। उसे लगा उसके जिस्म पर कुछ चल रहा है। उसने बेसाख्ता खुद पर उससे मकरूब कीड़े को हटाया और उंगली जितना लंबा स्याह कोई जानवर था। उसने अपना हाथ जोर से झटका तो कीड़ा दूर जा गिरा। उसने फिर दरवाज़ा बजाया, मगर कोई होता तो खोलता ना कोई था ना आया। उसका गला चीख चीख कर अब बैठने लगा। खौफ से कांपता वली उसी कबाड़ खाने में बैठता चला गया। शदीद खौफ, हाथ का मुस्तकिल दर्द और अजीब सी बू से उसका सर बेतरह चकराने लगा। यकदम कुछ उबल कर उसके मुंह से बाहर आया। झुक कर कह करता वली निढाल होता जा रहा था। उसके हाथ, उसका लिबास, सब कुछ गंदा हो गया था। आंसू अब भी बह रहे थे उसी तेजी के साथ। उसने कमीज से हाथ रगड़कर हाथ साफ किए। कमरे में कै की गंदी बू फैल गई थी। वो निढाल सा दरवाजे से लगकर बैठा रहा। साथ साथ बंद मुट्ठी दरवाजे पर भी मार लेता। गला बिल्कुल खराब हो गया था चिल्लाने की वजह से। फिर वो उठकर दरवाजे का सहारा लेता कमरे के मुकाबिल दीवार से आ लगा। अकड़ूं बैठकर उसने दोनों घुटनों को सीने पर जमा लिया और फिर खौफ से लरसता वहीं बैठा रहा। उसका पूरा जिस्म पसीने में भरा जलजलों की जद में था। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे तारीक रात थी। हुसैन ने करोफर से कदम कबाड़ खाने की जानिब बढ़ाए और फिर दरवाज़ा जैसे ही खोला, एक बदबू का सैलाब था जो उसके नथनों से टकराया, मगर उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने खौफ से लरसते वली को देखा। वली भी चेहरा उठाए उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में इस कदर बेयकीनी थी कि हुसैन पल भर को मुस्कुराया, फिर राल टपकाते तेज़ दांतों वाले कुत्ते को उसके सामने किया तो वली की आंखें यकीनन खौफ से फटने वाली हो गई थी।
उसकी नासमझी से फैली आंखें अब के हुसैन पर जमी थी। यकायक वो उठ खड़ा हुआ। रीढ़ की हड्डी में एक लहर सी गुजरी, खौफनाक लहर, सारे जिस्म को बर्फ कर देने वाली लहर। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि खामोशी, बिल्कुल खामोशी से तुम्हें इस वफादार के हवाले करके ख़त्म करवा सकूं। और देखो तुम्हें देखकर किस कदर खुश है मेरा जानवर। उसने झुककर कुत्ते के चमकते बालों पर हाथ फेरा तो वली की नज़रों ने उससे कुत्ते तक का सफ़र तय किया। उसके दांत बेहद नोकीले थे और आंखें आंखें उसकी स्याही में भी चमक रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आंखों में जमा होते खौफ ने हुसैन को जैसे महसूस किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे हकीकत बताओगे, मुझे मेरे वालिदैन का बताओगे, वो सब बताओगे जिसे सुनने के लिए मैं 14 सालों से मर रहा हूँ। लेकिन तुम, उसने एक पल के लिए भी कुत्ते से नज़रें हटाए बगैर साकित सा कहा तो हुसैन हंस दिया। उसकी मकरू हंसी से उसके पूरे जिस्म पर कीड़ियाँ चलने लगी। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम इस वफादार से बचकर निकलना है तुम्हें। अगर तुम जिंदा बच गए वली तो मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा तुमसे। उसने झुककर कुत्ते के गले से पट्टा निकाला और फिर दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। अंदर से अब दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थी, कुत्ते के भौंकने की, हमला करने की, चीरने फाड़ने की। और उस पूरी रात वो उस जानवर से लड़ता रहा। उसके नोकीले दांतों ने उसके जिस्म को बेतहाशा जख्म दिए थे, जो जख्म उस पर आज भी ताज़ा थे, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया था। अगली सुबह दीवार से लगकर बैठा वली गोया बर्फ बना हुआ था। कुत्ता एक जानिब बेसुध पड़ा था और वो तो जैसे उसके साथ ही मर गया था। उसकी आंखें खुश्क थीं, खुश्क सी, सुर्ख सी खुश्क। हाथ में पकड़ा टूटा कांच उस जोर से पकड़ रखा था उसने कि उसके हाथ से खून की चंद बूंदें बहकर कच्ची ज़मीन में जज्ब होने लगी, मगर उसे जैसे किसी दर्द, किसी तकलीफ का एहसास तक नहीं हो रहा था। वली मर गया था उसी रात उस कुत्ते के साथ। अगले 3 दिनों तक वो उस कबाड़ खाने में भूखा प्यासा बंद रहा। हुसैन उसे मारने लाया था यहाँ, मगर वो जिंदा बच गया। वो वाकई सख्त जान वाक़या हुआ था। न किसी इंकशाफ ने उसको हिलाया, न किसी जानवर की जद में आकर उसने दम दिया। वो सरवाइव कर रहा था सब कुछ। उसके अंदर इतना बर्दाश्त कहाँ से आया ये तो उसे खुद भी मालूम न था। उसने कई रोज़ वो उस जगह पड़ा रहा, फिर उसे उठाकर एक तारीख सुरंग में लाकर डाल दिया गया। कई रोज़ की बेख्वाबी और कई दिन का भूखा होने की वजह से वो गोया मुर्दा हो गया था। उसमें किसी चीज़ की सकत बाकी नहीं रही थी। सुरंग के ऊपर ट्रेन का रास्ता था और वो सुरंग एक अंधेर हिस्से में बनी थी। जिस रात उसे सुरंग में लाकर डाला गया उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ज़ोरों शोर से, बिजली की कड़क और गरज के साथ। ऊपर शोर करता आसमान और नीचे सुरंग में पड़ा बेसुध वली। उसे पता था कि वह मरने वाला है, बस अभी कुछ ही वक्त में वो जान दे देगा। इसीलिए कोई भी पसो पेश किए वो खामोशी से एक जानिब पड़ा रहा। उन रातों ने उसके अंदर मौजूद सब कुछ निगल लिया था, सब कुछ। वली अहमद खोखला हो गया। यकायक उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो कदम उसके करीब आ रहे थे, बहुत आहिस्तगी से, मगर उसमें चेहरा उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसकी जान खत्म हो रही थी। फिर किसी ने उसे सीधा किया। आसमान बहुत ज़ोर से गरजा। बिजली की चमक ने एक पल को सब रोशन कर दिया। वहाँ कोई उस पर झुका उसका गला दबा रहा था। उसने आंखें खोलकर देखा। हाँ, वो हुसैन था, उसका बाप, उसका मुजरिम। उसके अंदर आवाज़ निकालने की हिम्मत भी नहीं थी, फिर भी उसने उसके हाथों को हटाने की कोशिश की थी। वो मुस्तकिल पैर रगड़ रहा था मगर बेसूर। उसके आगे अंधेरा छाने लगा, अंधेरा ही अंधेरा, फिर रोशनी, फिर सफ़ेद और स्याह नुक्ते ही नुक्ते। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता झटके खा रहा था। धुंध में लिपटी फजर उसके आसपास बिखरने लगी। वो सरदार बाबा का हाथ थामे मस्जिद की जानिब जा रहा था। गहरा जामनी आसमान, हर सू फैला सकून। हुसैन ने पूरा जोर लगाकर उसका गला दबाया। उसके मुंह से अजीब आवाज़ें निकलने लगी, जैसे मौत की तरफ जाते इंसान के हलक से निकलती हैं। हुसैन की पेशानी से टपकता पसीना उसके चेहरे पर गिरा। वो खुद भी पसीने में शराबूर हो रहा था। यकायक उसकी आंखें बंद होने लगी, मज़ाहमत दम तोड़ने लगी, मट्टी को रगड़ते पैर रुकने लगे। हुसैन के हाथों पर जमे उसके हाथ ढीले पड़ गए। वली अहमद खत्म हो गया। आसमान अब के इतना रोया, इतना ज़ोर से गरजा के पूरा गांव लरज़ उठा। वो मर गया था। फिर उसने वो आवाज़ सुनी, पत्तों पर चलते कदमों की आवाज़, किसी के दूर जाने की आवाज़, बारिश थमने की आवाज़, आसमान के गरजने की आवाज़, बिल्लियों के रोने की आवाज़। वो मर गया था तो ये सब महसूस कैसे कर रहा था वो? क्या वो जिंदा था? शायद हाँ, वो जिंदा था। शायद मर गया था, या शायद वो कोई ख्वाब देख रहा था, एक भयानक ख्वाब।
उसने धीरे से आंखें खोली, पलकों पर बहुत सारा बोझान गिरा। उसने फिर आंखें बंद की। आसपास डॉक्टर्स खड़े थे, साथ उसने ज़मान को भी देखा। बीजान एक जानिब बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर उन्होंने कुछ चढ़ा रखा था, हाथों में भी बहुत सी सुइयां चढ़ी थी। उसने मूंद ली आंखें अपनी। जब आंखें फिर से खोली तो फिर वही मंजर था, वही अस्पताल की मखसूस बू, ऊंची मटियाली दीवारें, डॉक्टर्स की आमदोरफ्त, और आखिरकार वली अहमद को होश आ ही गया। पूरे 1.5 माह बाद उसने आंखें खोलकर अजनबी से अंदाज में अपने आसपास खड़े डॉक्टर्स को देखा। वो शायद उसी के मुतालिक बात कर रहे थे। उसकी आंखें खुलने पर एक डॉक्टर मुस्कुराता हुआ उस पर झुककर कुछ कहने लगा। उसे उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। उसने नकाहत से यहाँ वहाँ सरदार बाबा को तलाशा, वो भी उसके पास खड़े डॉक्टर से बात कर रहे थे। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की बात समझ आने लगी। तुम ठीक हो वली? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नर्म आवाज़ में उसके करीब झुककर कहते उस डॉक्टर ने उससे पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? उसके बेड के इर्द गिर्द खड़े ज़मान और डॉक्टर्स ने उसकी जानिब देखा। उसने कुछ कहना चाहा मगर आवाज़ हलक में ही अटक गई। गले में तकलीफ होने लगी। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू फिसले। निस्वारी इर्तकाज गुलाबी पड़ने लगा। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उससे बात नहीं की जा रही थी। बहुत ज़ोर लगाने पर भी उसे तकलीफ हो रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी गला ख़राब है तुम्हारा, लेकिन कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे तुम। बहादुर बनो, चलो अब। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए तो उसने गर्दन एक तरफ को डाल दी। सख्त कमज़ोरी महसूस कर रहा था वो। ज़मान उसके करीब आए, उसका हाथ थामा। बुरी तरह कुचली गई उंगलियों पर पट्टी बंधी थी। उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसे देखकर मुस्कुराए। उसे उनकी आंखों में कुछ चमकता महसूस हुआ, शायद वो रो रहे थे। फिर उनकी आंख से एक आंसू लुढ़क कर उसके हाथ पर गिरा। उन्होंने लब दांतों तले दबाकर बहुत जब्त किया मगर आंसू उनकी आंखों से तेज़ी से बह रहे थे। वो उन्हें खाली खाली नज़रों से देखता रहा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। कुछ देर बाद वो गोया हुए तो आवाज़ आंसुओं से लरस रही थी। अब वो उन्हें क्या बताता कि वाकई वो तो उसे खो चुके थे। मुझे लगा मैंने गलती कर दी तुम्हें दूर भेजकर। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा वली, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। उसका हाथ अपने माथे से लगाकर वो फूट फूट कर रो पड़े। उसकी दाईं आंख से आंसू फिसल कर तकिए में जज्ब हुआ। आंखों में गोया किरचियाँ सी भर गई। कुछ बोलने के लिए लब वाकिए तो आवाज़ ना निकली। होंठ लरस कर रह गए। मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने भी ये किया है तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो जाओ, मैं उनकी खाल खींच लूँगा, उनको सलाखों के पीछे सड़वाऊँगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत से साथ काम करने। आंसू खुश्क करते बोलते वो जैसे सब कुछ तबाह कर देना चाहते थे। उसने कुछ नहीं कहा। वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। ये उसकी जंग थी। वो इस जंग में किसी को भी अपने साथ नहीं घसीटेगा, और अपने करीबी लोगों को तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। शाम हुई तो बीजान चली आई। उससे लिपट कर बहुत रोई मगर वो नहीं रोया। उसे कोई चीज़ नहीं रुला रही थी। उसका अंदर बाहर सपाट हो गया था, बेहद बेहिसाब। उसके होश में आने की अगली शाम हुसैन उसके कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास ज़ेब तन के, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए, नर्म मुस्कुराहट के साथ। उसके अंदर कुछ नहीं उभरा, ना नफ़रत, ना गुस्सा, ना कोई इंतकामी जज्बा। जब नज़रें उठाकर उसका चेहरा देखा तो उनमें ठंडे गोश्त का सा तासुर था। उन आंखों में अब कुछ बाकी नहीं रहा था। वीरान, उजाड़, तबाह हुए शहर की सी हालत थी वहाँ। कैसे हुआ ये सब? वो अब फिक्रमंदी से ज़मान से उसकी बाबत इस्तफसार कर रहे थे। ज़मान ने काट खाने वाली नज़रों से उसका चेहरा देखा। मुझे किसी भी बेअदबी पर मत उकसाएं भाजी, और अभी के अभी इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चले जाएं, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो हम में से किसी के लिए भी अच्छा ना होगा, और इससे पहले मैं अपना ज़ब्त खो बैठूं। गेट लॉस्ट। वो आखिर में धाड़े थे। हुसैन के चेहरे पर नासमझी फैली। वली ने चेहरा घुमाया। क्या तुमने बताया नहीं कि वो मैं नहीं था? भाजी, मैंने कहा अभी के अभी यहाँ से जाएं। अब के ज़मान चिल्लाए इतनी ज़ोर से कि आवाज़ में खराश पड़ी। आराम से ज़मान, पहले इससे पूछ तो लो। ज़मान ने एक कहरालूद नज़र उन पर डालकर चेहरा वली की जानिब फेरा। वो उन्हें सपाट नज़रों से हुसैन को देख रहा था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, बैठी हुई ख़राब आवाज़, ये वो नहीं है। ज़मान धक से रह गए। चंद लम्हों के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया था। वली, वो उसके करीब आए। मैंने कहा सरदार बाबा, ये वो नहीं है। उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़र हुसैन की नज़रों से नहीं हटाई थी। ज़मान यकदम पीछे हुए और फिर बेदाग दामन वाला शख्स सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया। वो आज भी उतना ही उजला था जैसे हमेशा से सबकी नज़रों में रहा था।
ولی نے اس کو میلا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، زمان نے اس سے دوبارہ اس متعلق بات نہیں کی، وہ اس کو سمجھتے تھے، مگر یوں اس کے اس طرح پیچھے ہٹنے پر وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس کے ساتھ زبردستی تو ہرگز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات سر پر کھڑی ہوئی تو زمان اس کے بیڈ کے ساتھ لگے صوفے پر لیٹ گئے۔ ان کے سوتے ہی دھیرے سے وہ بستر سے نکلا، ہاتھ میں لگا کینولا نوچ کر اتارا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ واش روم میں لگا شاور چلا کر وہ گھنٹوں اس بہتی دھار کے نیچے کھڑا رہا تھا، پانی کی بھیگتا رہا۔ شاور سے گرتے پانی میں اس کی آنکھوں سے بہتا گرم پانی بھی شامل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کو تھاما، بال اس کے ماتھے سے چپک گئے۔ ہسپتال کا گاؤن مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گیا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے اس شاور کے نیچے کتنے گھنٹے گزارے، مگر پھر اسے زمان نے وہاں سے اٹھایا۔ اس کے ذہن میں مٹی مٹی سی یادیں تھیں، کچی پکی۔ وہ اسے دوسرا گاؤن پہنا کر بستر پر لٹا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شدید بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم گویا جل رہا تھا۔ پھر اگلے پورے مہینے وہ ہسپتال میں رہا۔ 1 مہینے بعد اس کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ دوبارہ حویلی چلا آیا، اپنے کمرے میں۔ زمان اور بی جان اسے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ رات جب وہ اسے سونے کی تاکید کر کے چلے جاتے تو وہ شاور تلے گھنٹوں گھنٹوں بھیگتا رہتا، کبھی اپنے جسم کو ہذیانی انداز میں صاف کرتا، خود پر سے گندگی کو مٹانا چاہتا تھا جس سے وہ پیدا ہوا تھا، اس گندگی کو مٹانا چاہتا تھا جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ اسے یوں اس طرح پانی میں بھیگ کر اپنا آپ صاف کرنا شاید واحد حل ملتا تھا۔ پھر اگلے 1.5-2 سال تک اس نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ اس قدر بری طرح ٹوٹا تھا کہ پڑھائی کرنا ناممکن سی بات تھی اس کے لیے۔ جب اس کی ذہنی حالت درست ہوئی تو اس کا دوبارہ اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ جب اس نے اسکول چھوڑا تھا اس وقت وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ پھر اسے 9ویں جماعت میں داخلہ دلوایا گیا۔ وہ اسکول جانے لگا۔ اس کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط اور ٹھوس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قد نکال رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، خوبصورت ہو رہا تھا، مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سب خالی خالی تھا، سب کچھ۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔